तो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशौंधी और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपका एमडीसी पेपर सेम 2 का एसकेएम यूनिवर्सिटी। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा बच्चा? ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा, जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में। किन्हीं को बाय करना है तो वो जाके कर सकते हैं। और सब्जेक्ट का नाम आपका एमडीसी है और पेपर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू इंडियन वैल्यूज़ एंड एथिक्स। टॉपिक बहुत ही आसान है, या तो बहुत ही किसी के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। आप अपने जनरल नॉलेज से भी इसको, कॉमन सेंस से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर को। सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखेंगे, देन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चा हमारा पहला ही क्वेश्चन क्या है कि नैतिकता क्या है, एथिक्स क्या है। और हिंदी इंग्लिश में दोनों में पढ़ना तो उतना पॉसिबल नहीं है, टाइम लगेगा, तो हम हिंदी से पढ़ेंगे क्योंकि मेजोरिटी हिंदी है। ओके, तो नैतिकता क्या है, एथिक्स क्या है? तो हमारा ये जो नैतिकता वर्ड है, इसका एक्चुअल मीनिंग, अभी डेफिनेशन से आप हट जाइए। तो नैतिकता का मतलब क्या होता है? जब हम लोग को किसी एक इंसान को पता होता है, क्या पता होता है मैम? कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। नॉट हमारे लिए, किसी के भी लिए। ठीक है, क्या चीज़ कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जब आप इसका डिफरेंस करना सीख जाते हैं चीज़ों में, तो आपकी वो क्या होती है? नैतिकता होती है। ओके, इसका अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नैतिकता और सही और गलत आचरण तथा उचित और अनुचित व्यवहार के सिद्धांतों का अध्ययन है। तो नैतिकता का क्या मतलब होता है भाई? क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये सब का हमें प्रॉपर क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। तभी हम लोग क्या कर पाएंगे। अब हर एक के लिए क्या वो अपने आप अपना प्रिंसिपल बना लेगा कि नहीं ये सही है ये गलत है, वो तो फिर क्या हो जाएगा? अलग बात हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सब का हम लोग का सोर्स या फिर ये सब लॉ कौन बनाया है? ये सब क्या है? इंटरनल है, जो हमारा अंतरात्मा बनाता है। यहाँ कोई ऐसा कानून नहीं है कि हाँ ये आर्टिकल ये लगा देंगे तो इसमें ये होगा। वो क्या हो गया? कानून हो गया। कानून और नैतिकता में यही अंतर है। क्या अंतर है? कि ये हमारे अंतरात्मा से, ये हमारा सजा कौन देता है? अंतरात्मा देता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि कर्म देता है। और कानून में क्या है? जो हमारा जो प्रशासन जो बना हुआ है सब। ठीक है, इसके लिए आपको नैतिकता तोड़ने से आपको ऐसा नहीं कि कोई सजा मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन वो आपका अंदर मन को क्या पहुंचेगा? ठेस पहुंचेगा, है कि नहीं? चलो प्रश्न संख्या 2 देखो। भारतीय दृष्टिकोण से नैतिकता का मुख्य आधार क्या है? तो अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसका बेसिस क्या है? कहाँ से आया है एथिक वर्ड, नैतिकता वर्ड, मूल्य वर्ड, कहाँ से आया है बच्चा? तो इसका देखिए, पहला बात तो क्या है? 4 मुख्य आधार है। क्या क्या है? इसके अलावे भी है, लेकिन मुख्य क्या है? 4 है। क्या क्या है? धर्म है। आप आपका क्या होना चाहिए? धर्म। धर्म का मतलब ये नहीं कि आप एक पैकेट डेली अगरबत्ती जला रहे हैं तो वो आपका वो धर्म हो। धर्म मतलब क्या? आपका कर्म से ही रिलेटेड है। अभी क्या, हम अगर कर्म सही करते हैं तो वही हमारा क्या होगा? धर्म होगा। उसके बाद देखिए, हमेशा सत्य की राह में सत्यता है, सत्य होना चाहिए। अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या होता है? जब हम मार घाट नहीं करते हैं, किसी से अनुचित व्यवहार नहीं करते, तो वही हमारा क्या है? अहिंसा है। ठीक है, फिर कर्तव्य और सदाचार। कर्तव्य हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हमारे। ठीक है, तो ये हमारा 4 फाउंडेशन हो गया। इससे हम डिसाइड करते हैं कि ये क्या हमारे लिए सही है, क्या हम धर्म कर रहे हैं, क्या अधर्म कर रहे हैं, कि सत्य बोल रहे हैं कि असत्य बोल रहे हैं। तो यही हमारा हो गया। ओके, थर्ड में है, भारतीय मूल्यों का एक प्रमुख स्रोत क्या है? जो हमारे मेजर इंडियन वैल्यूज है, उसका प्रमुख स्रोत क्या है? सोर्स क्या है? तो क्या है बच्चा? भगवत गीता है। यहीं पे हम लोग को बताया गया है, श्री कृष्ण जी उपदेश दिए हैं। क्या दिए हैं? कि क्या हमारा धर्म है, क्या अधर्म है, क्या हमारे स्पिरिचुअल वैल्यूज है कि नहीं? तो यहीं से हमारा सब कुछ आता है। चलो 4 में देखो कि भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 47 में किस बात पर जोर दिया गया है। अब देखिए, अब उतना तो हम लोग नहीं पढ़े हैं जो अब भगवत गीता का श्लोक का उतना याद रहेगा। तो जितना आपको यहाँ पे लगेगा कि हाँ ये चीज़ हमको याद रखना चाहिए तो उसको रखिएगा, अदरवाइज ये वाला टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो वो जाके ज़रूर पढ़ें, बहुत अच्छी चीज़ है। चलो, क्या दिया हुआ है? श्लोक नंबर क्या है? अध्याय 2 के श्लोक 47 में। ठीक है,
तो देखो, कर्म करने के अधिकार और फल पर अधिकार न रखने की शिक्षा दी गई है। हम लोग जैसे बोलते हैं कि गरीब को 10 रुपया दे नहीं देते हैं कि फिर वही मन में हम लोग को घूमने लगता है कि ये चीज़ हमको रिटर्न मेरा कर्म में ऐड हो गया, गुड बुक्स में ऐड हो गया, तो वहीं पे हमारा वो चीज़ क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है ना? हम कर्म कर रहे हैं लेकिन हमें फल का अधिकार नहीं, मतलब क्या, इच्छा नहीं रखना चाहिए कि हाँ वो मेरे को रिटर्न बैक आएगा। कर्म बस किए करे जाइए, फल की चिंता ना करें। है ना, मीम्स आता है ना, कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है। चलो, अब सेम क्वेश्चन है कि वो 47 था या श्लोक 48 में क्या शिक्षा दी गई। 47 में याद हुआ क्या हुआ है इसमें कि कर्म के अधिकार और फल पर के अधिकार पर क्या लिखा हुआ है, फल पर अधिकार ना रखने की शिक्षा दी गई। आप इसको थोड़ा इलाबोरेट करके भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल भी दे सकते हैं अगर वैसे 5 नंबर में आ गया तो। प्रश्न संख्या 5 में है बच्चा, भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 48 में क्या शिक्षा दी गई है। तो क्या शिक्षा दी गई है इसमें, देखिए बहुत अच्छा है। सफलता और असफलता में समभाव रखने की शिक्षा दी गई है। समभाव मतलब, देखिए इसका संभाव मतलब क्या होता है बच्चे, समान भाव, इक्वल इमोशन रखना। ये नहीं कि सफलता मिला तो पूरा नाचने लगे, असफलता मिले तो डायरेक्ट फांसी लगाने चल गए। ऐसे नहीं, हम लोग को क्या इमोशनल बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, 6 में देखो क्या है, भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 49 में किसे श्रेष्ठ बताया गया है। श्रेष्ठ मतलब महान, सुपीरियर, सर्वश्रेष्ठ, ओके। और हम लोग को कितना हम लोग पढ़े, 47 पढ़े, 48 पढ़े, अब क्या पढ़ रहे हैं, 49 पढ़ रहे हैं। देखो इसमें क्या है, फल की इच्छा के से किए गए कर्म की उपेक्षा बुद्धि योग को श्रेष्ठ बताया गया है। क्या है, देखो इसका क्या मतलब होता है, आपको थोड़ा हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स लग सकता है लेकिन उतना देखना नहीं है, ठीक है। चलो, तो क्या है, फल की इच्छा से किए गए, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, किसी गरीब को दे रहे हैं, या हम एग्ज़ाम में पढ़ ही रहे हैं, आपको एक इजी एग्जांपल से बताते हैं। एग्ज़ाम में कोई नॉलेज के लिए पढ़ता है और एग्ज़ाम में कोई फर्स्ट आने के लिए पढ़ता है, सेकंड आने के लिए। तो जो फर्स्ट आने के लिए पढ़ रहा है तो समझे वो कर्म के लिए कर रहा है, जो नॉलेज के लिए कर रहा है वो क्या है, प्रेजेंट के लिए कर रहा है, समझे। तो जब हम लोग बिना फल की चिंता किए कोई कार्य को करते हैं तो उसी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और बुद्धि योग माना गया है, यही श्री कृष्ण जी यहाँ पे कहते हैं। 7 में है कि श्लोक 50 का मुख्य संदेश क्या है। तो क्या है कि कर्म में कुशलता का योग बताया गया है, ठीक है, स्किलफुलनेस इन एक्शन। इसको इजी है, समझ जाइएगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न 11 देखते हैं कि सत्य का क्या अर्थ है। हमेशा हम लोग बोलते हैं सही बोलो, सत्य बोलो, और ये कोई समझाने वाला नहीं है, बच्चा बच्चा को भी पता होगा, आप लोग को भी पता होगा, ठीक है। एक बार बस डेफिनेशन देख लीजिए। सत्य का अर्थ सच्चाई बोलना, सत्य के अनुसार क्या करना, आचरण करना। हमेशा हम लोग को क्या सच्चाई, कोई जब आप इस चीज़ का टेंशन नहीं लेते हैं कि ये बोलने से मेरा गलत होगा कि सही होगा, ठीक है, काम बिगड़ेंगे कि बनेंगे, और आप सच्चाई को सामने रखते हैं तो उसी को सत्य बोला गया है, ओके। अहिंसा क्या होता है भाई, तो अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी अनावश्यक रूप से नुकसान ना पहुंचाना। अहिंसा का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि ना तो हम अपने मन से, ना तन से, ना वचन मतलब हम बोली से, ना अपने कर्म से किसी को भी हम लोग अनावश्यक क्या कर रहे हैं, अननेसेसरी कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो उसी को हम लोग अहिंसा कहते हैं, ओके। चलो उसके बाद हमारा क्या है, धर्म क्या है। धर्म का क्या अर्थ है अकॉर्डिंग टू क्या, भगवत गीता, ओके। तो धर्म का क्या अर्थ है, धर्म का अर्थ है कर्तव्य, उचित आचरण और नैतिक दायित्व से है। कर्म, धर्म का मतलब क्या होता है, कोई रिलीजन, और यहाँ पे ये नहीं, यहाँ क्या बताइए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, अपने उचित आचरण से, है कि नहीं, हमारे जो हमारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नैतिक दायित्व है, उससे धर्म है हमारा। अब कोई रोड में एक्सीडेंट हुआ है, कोई हम लोग उठाते नहीं है, क्यों नहीं उठाते हैं, पुलिस केस हो जाएगा, लेकिन वही जो बहुत उचित नैतिकता वाला आदमी रहेगा बोलेगा नहीं भाई केस वेस तो, हम तो कुछ गलत नहीं है, तो मेरे साथ तो कुछ होना नहीं चाहिए, उठा के तुरंत हॉस्पिटल ले जाएगा। तो वहाँ पे वो क्या हुआ, उसका नैतिक दायित्व, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब करना। इसके लिए सरकार क्या ये भी प्राइज भी रखती है कि अगर कोई हॉस्पिटल पहुँचाता है तो उसको पैसा मिलेगा। जनरली लोग पुलिस केस में फंसना नहीं चाहते हैं लेकिन ऐसा होता है। देखो सेवा क्या है, सेवा क्या है भाई,
सेवा का अर्थ निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता और समाज के हित में कार्य करना। सेवा का अर्थ क्या होता है? निस्वार्थ भाव। निस्वार्थ भाव मतलब उससे हमको बैक रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? निस्वार्थ भाव से एकदम दूसरों की सहायता करना। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? सेवा करोगे तभी तो मेवा मिलेगा, है कि नहीं? इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं? अपना रिटर्न का ही सोच रहे हैं, है ना? 15 में बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्य कितने होते हैं? क्या है भाई? तो हाउ मेनी नोबल ट्रूथ्स डिड बुद्धा टीच? कितना बताएं ये हमें? 4 बताएं, ठीक है? नाम यहाँ पे नहीं है, आगे देख लेंगे कि 4 आर्य सत्यों में पहला क्या है? तो पहला आर्य सत्य क्या है भाई? दुख है, ठीक है? अब हम लोग को पता है हम लोग का जीवन क्या है? दुख सुख का सागर है। अब ऐसा नहीं कि खाली दुख ही दुख रहेगा या सुख ही सुख रहेगा, है कि नहीं? तो जिसे बौद्ध दर्शन में दुख कहा जाता है। पहला आर्य सत्य क्या है? दुख है। एकदम ये ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग सुखी है तो कभी दुख नहीं आएगा, ये सत्य है। जैसे मौत एक है वैसे दुख भी आएगा ही। 17 में 4 आर्य सत्यों में दूसरा सत्य क्या है? दूसरा है दुख का कारण, ठीक है? दुख का कारण क्या है भाई? जिसका प्रमुख कारण तृष्णा माना गया है। अब देखिए क्या होगा? आपका एम था कि क्या, मान लीजिए गेट क्वालिफाई करना, अब क्वालिफाई कर लिए, क्वालिफाई कर लिया, आप बहुत बहुत आप हैप्पी है, बहुत खुश है। कुछ दिन बाद आपको क्या काउंसलिंग कीजिएगा, अब आपको चाहिए आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, नहीं मिला, बस वो दुख का कारण हो गया। तो हम लोग को क्या होता है? स्टेज बाय स्टेज ये होते रहता है ना? अब किसी को उसमें नौकरी चाहिए था, नहीं मिला, अब उसको कॉलेज मिल रहा है, अब उसको नौकरी चाहिए, कॉलेज मिल रहा है, तो उसको क्या ही खुशी होगा? दुखी होगा, निकालने के बाद भी दुख होगा, है ना? तो सबका अपना अपना है। चलो आगे देखो, तो दुख का कारण कोई भी मोड़ पर आ सकता है, वो सुख ही आपका दुख का कारण बनेगा, है ना? आप नहीं निकालते, बस वही आपका खत्म हो जाता, निकाल के बैठे हुए मेहनत करके, तो सुख भी क्या हो जाता है? दुख का कारण बन जाता है। यहीं पे ये हम लोग को कौन बुद्ध बताना चाह रहे हैं। 18 में है कि तीसरा सत्य क्या? पहला क्या है बच्चा? दुख है। दूसरा में क्या है? दुख का कारण है। उसके बाद क्या है? देखो थर्ड क्या है? दुख के निरोध, अर्थात तो दुख के समाप्त होने की संभावना को बताया है। अब दुख के निरोध मतलब अब हाँ सोच रहा है कि नहीं भाई, संभावना है कि क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि खत्म ही नहीं होगा, हर रात के बाद सुबह होता है, सुबह के बाद रात होता है, तो उसको कोई भी चीज क्या है? अंतिम नहीं है। ओके। 19 में है कि चौथा क्या है? तो दुख निरोध के मार्ग से संबंधित है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। अब ये चारों आपको एग्जाम में हो सकता है लॉन्ग में पूछ देगा, तो आप इसको क्या कीजिएगा? अच्छा से इलेबोरेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रित की अवधारणा क्या है? तो क्या है भाई रित? कंसेप्ट क्या है इसका? तो देखो रित प्राचीन भारतीय विचार में ब्रह्मांड और नैतिक व्यवस्था का सिद्धांत है, जिसके अनुसार संसार एक व्यवस्थित नियम से चलता है। देखो ऐसा नहीं है कि प्राचीन में पता नहीं था या फिर साइंस पूरा एकदम, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि ब्रिटिश लोग आया तो हमें मॉडर्न एजुकेशन के बारे में बताया, तो ऐसा नहीं कि तभी हम लोग को बस पता चला है कि हाँ ब्रह्मांड के बारे में इतना सारा अलग अलग गैलेक्सी है, अलग अलग ये सब क्या है? प्राचीन में भी हमारे जो ऋषि मुनि थे वो लोग उस टाइम पता करते थे, और एकदम जो है एक्चुअल हो सकता है पूरा नहीं रहेगा, लेकिन 10% 20% अभी भी क्या होता है? मैच करता है, ठीक है? तो इनका क्या था? ये कंसेप्ट का मतलब क्या है कि कैसे सूरज अपना चक्कर लगा रहा है, सूरज नहीं क्या, पृथ्वी चक्कर लगा रहा है, तो ये सब क्या, ये सब हम लोग को अदृश्य व्यवस्था है, सिस्टम है जो सब अपना काम कर रहा है। ऋतु चेंज हो रहा है तो इसमें हम लोग का क्या एक्सटर्नल कुछ है नहीं, ऑटोमेटिक सब हो रहा है। तो इसमें भी क्या बताया गया कि एक सिस्टम इस पे भी, ठीक है? तो यही पे बताया गया है यहाँ पे। फिर देखो हमारा कि पुरुषार्थ कितने हैं? तो पुरुषार्थ हमारा क्या है? टोटल 4 है बच्चा, ठीक है? पुरुषार्थ कितने हैं? 4 है। क्या क्या है? पहला धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। धर्म का मतलब वही जो हमारा कर्म है, धर्म है जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको करना। चलिए आगे इसको हम लोग समझ लेंगे। फिर 4 पुरुषार्थ का नाम आपको याद ही रखना है, क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। 23 में है कि गांधी जी की सत्याग्रह की अवधारणा क्या है? तो ये इनका क्या था अवधारणा, इनका कंसेप्ट क्या था सत्याग्रह में? तो देखो सत्य के प्रति दृढ़ आग्रह
और अहिंसक तरीके से अन्याय का विरोध करना। गांधी जी क्या कहते थे, अगर कोई एक गाल पे मारता है तो दूसरा भी आगे कर दो। तो ये क्या हुआ, अहिंसा। वो मन तन वचन किसी से भी किसी को भी क्या हार्म नहीं करना चाहते थे। जबकि अंग्रेज हमारे पे इतना अत्याचार करते थे, हमारा एकदम शोषण करते थे, फिर भी वो क्या अहिंसा का ही मार्ग चुने और देखो जीत भी हासिल हुआ। अभी क्या है, सोनम वांगचुक हो गया, देव महतो महतो है ना वो, ये सब क्या सब अहिंसा का ही मार्ग अपनाया, तो इन लोग को भी मिला। 24 पे देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रमुख रूप बताए गए हैं। तो कितने प्रमुख रूप बताए गए हैं, 3 रूप है। क्या क्या है, तो पहला सामाजिक है जो हमारा सोसाइटी है, फिर हमारा आर्थिक है, क्या इकोनॉमिकल है, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा राजनीतिक न्याय है। ठीक है, सामाजिक न्याय हो गया, आर्थिक न्याय हो गया, राजनीतिक न्याय हो गया, ये हमारा 3 है। ठीक है, इसी के इर्द गिर्द सारा हमारा आपको देखने को मिलता है। 25 में है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से प्रमुख मूल्य शामिल है। तो कौन कौन से प्रमुख मूल्य है भाई, तो न्याय है, जस्टिस है, फ्रीडम है, हमारा समानता और बंधुत्व है, जैसे प्रमुख संविधान मूल्यों का क्या है उल्लेख है। वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि बस नियम कानून बना दिया गया, वहाँ हमारे क्या नैतिक धर्म और मूल्य को भी क्या दिया गया है, महत्व दिया गया है और बताया गया है कि नहीं, न्याय होना चाहिए, स्वतंत्रता भी होना चाहिए, हमें स्वतंत्र है हम किसी भी धर्म को चुनने के लिए, है ना। और समानता होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी, इसके लिए बहुत सारा ये होता है, रिजर्व्ड सीट रहता है ताकि मेन वुमेन ट्रांसजेंडर सब आगे आए। ठीक है, चलो अब हमारा क्या है, अब वो जो हमारे 4 पुरुषार्थ है उससे है। तो अर्थ पुरुषार्थ क्या है, तो इसमें हम लोग को पूछ रहा है कि अर्थ पुरुषार्थ का क्या मतलब है। तो देखिए, अर्थ पुरुषार्थ का संबंध धन, आजीविका, आर्थिक समृद्धि और भौतिक आवश्यकताओं की उचित पूर्ति से है। अब धर्म कर लिया, आपको धर्म पता चल गया, उसके बाद अर्थ, आपको जीवन जीने के लिए भी तो धन की आवश्यकता है ना, आपको आपकी जीवन जीविका चलाने के लिए। ऐसा तो नहीं है सब झोला झपटी लेके बनारस में ही रहेंगे, नहीं, कुछ आपको क्या चाहिए, साधन चाहिए और सबको बिलोंगिंग्स चाहिए। बिलोंगिंग्स मतलब धन संपत्ति जो आपका हो गया उसकी भी हमें आवश्यकता है। ठीक है, पहले फैन लगाएंगे, उसके बाद एसी लगाएंगे, हमारा धीरे धीरे क्या होता है, मन बढ़ते जाता है ना। तो वही हमारा अर्थ है। फिर हमारा क्या है, काम पुरुषार्थ क्या है। तो देखो, काम पुरुषार्थ का संबंध इच्छाओं, भावनाओं, प्रेम, जीवन के उचित आनंद से की पूर्ति से है। अब आपको सब धन संपत्ति सब मिल गया, तो अब आपका क्या होगा, डिज़ायर और बढ़ेगा। आपको तो इमोशंस नाम का भी तो चीज़ होता है, फीलिंग्स नाम का भी चीज़ होता है, और इसी से क्या होता है, दुनिया चल रहा है। इसी के कारण हम एक दूसरे से, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, डरते हैं कि वो चला जाएगा तो हमारा जीवन क्या होगा, क्या है, ये सब भी कामा भी ज़रूरी है। ठीक है, चलो फिर हमारा मोक्ष है। मोक्ष का मतलब क्या होता है बच्चा, मोक्ष का मतलब कि ये जो हमारा जो हम लोग ऊपर पढ़े, धर्म, अर्थ और कामा पढ़े, ये सबसे क्या, बंधन से मुक्त हो जाना। जो हम लोग हिंदू में मानते हैं, क्या मानते हैं कि हमारा 7 जन्म होता है, रीबर्थ, पुनर्जन्म जिसको बोलते हैं, ये सबसे क्या हो जाना, परे हो जाना, मुक्त हो जाना। ये जो रिसाइकल जो बर्थ है हमारा, उससे क्या हो जाना, आगे बढ़ जाना। ओके, उसी को हम लोग मोक्ष की प्राप्ति बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं। ठीक है, अब देखो पुरुषार्थ में धर्म का क्या महत्व है। तो देखिए, धर्म अन्य पुरुषार्थों को नैतिक और उचित दिशा प्रदान करता है तथा व्यक्ति को कर्तव्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। हमें क्या कर्तव्यपूर्ण, हमारा क्या है, हम अब धरती में जन्म लिए, वो भी मनुष्य जाति में, तो क्या हम लोग को हमारा कुछ कर्तव्य बनता है, किसके प्रति, अपने प्रति, अपनों के प्रति, समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने इन्वायरमेंट जिसको क्या बोलेंगे, प्रकृति के प्रति। हर एक ये का अपना अपना क्या है, कर्तव्य है जिसको हमें पूरा करना होता है। अब देखो, परिवार की नैतिकता से क्या तात्पर्य है, परिवार की नैतिकता से क्या तात्पर्य है, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, सम्मान, सहयोग, जिम्मेदारी और उचित व्यवहार को परिवार की नैतिकता कहा जाता है। जो हम अपना एक फैमिली बोलते हैं, परिवार मानते हैं, तो उसके बीच में क्या होता है, प्रेम होता है, एक दूसरे के लिए सम्मान होता है, एक दूसरे के लिए सहयोग होता है, कॉपरेशन होता है। अब ऐसे देखिए, जानवर लोग में भी होता है कि अपना बच्चा को थोड़ा दिन तक पाल पोस के बड़ा करके फिर उसको भेजता है। खैर, तो हम इंसान हैं, है कि नहीं।
देखो परिवार में बुजुर्गों की क्या भूमिका है, तो बोलिए कि मैम हमारे घर के बुजुर्ग को तो हम खाना ही नहीं देते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है? क्या करना है, अपना दादा-दादी लोग को सबको इज़्ज़त से, ज़्यादा दिन का तो मेहमान होंगे नहीं, इज़्ज़त से रखना है। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं, परिवार का बैकबोन होते हैं। वो आपको जाने के बाद पता चलेगा उनका प्रेज़ेंस कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना भारी होता है। ठीक है? तो उनके पास क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है जिससे हमें आगाह करते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, हमें सही मार्गदर्शन देते हैं, हमें संस्कार हमारे अंदर निहित करते हैं, इनकलकेट करते हैं, है कि नहीं? और हमें मोरल वैल्यूज़ सिखाते हैं। तो ये क्या है, बुजुर्गों की भूमिका है। अब देखो सामुदायिक नैतिकता क्या है? अब हम लोग ऊपर जो भी पढ़ रहे थे न, वो अपना इंडिविजुअल पढ़ रहे थे। अब हम लोग क्या सामुदायिक पढ़ेंगे। ओके, इसमें देखिए क्या लिखा है, समुदाय में रहने वाले लोगों द्वारा पारस्परिक सम्मान, सहयोग, कोई भी कम्युनिटी, एक सबका अलग अलग कम्युनिटी होता है और सबका क्या, इंडिविजुअल के साथ अब क्या हो गया, अब यहाँ पे सबका साथ मिलकर कोई कोई ऐसा काम होगा समाज का। मान लो सरस्वती पूजा है तो वो कोई एक आदमी थोड़ी बनाएगा, एक गांव है तो पूरा सब मिलके ही बनाएगा, तो वही हुआ हमारा नैतिकता। अब देखो लैंगिक न्याय क्या है, तो लैंगिक न्याय क्या है भाई, कि हम लैंगिक मतलब क्या, लिंग से संबंधित हो गया, हम लड़का है, लड़की है, ट्रांसजेंडर है, सबको क्या मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। मैम किस चीज़ का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, तो शिक्षा का मिलना चाहिए, स्वास्थ्य का मिलना चाहिए। ओके, तो ये सब हमारा हो गया, सम्मान मिलना चाहिए। अब वेतन जैसे काम में, जैसे कि लड़की लोग क्या नाइट वर्क नहीं कर सकती है, ऐसा बोला जाता है। या फिर बहुत सारा नया नया शादी हो गया, वो आके बोलेगी कि इसको पढ़ने के लिए दे रहा है, मतलब पढ़ने के लिए दे रहा है, उसका इतना हिम्मत कि वो पढ़ने के लिए देगा, उसको हक होना चाहिए पढ़ने का, वो उसको कोई दे नहीं सकता है। ठीक है, बोला जाता है काम करने भी दे रहा है, तो लग रहा है कि एहसान कर रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सबका अपना अपना है, इसीलिए पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। 34 में देखो, जातिगत भेदभाव क्या है। जातिगत भेदभाव क्या है, जब हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर कास्ट नीचे कास्ट होता है, छुआछूत करते हैं, एक दूसरे को वैल्यू नहीं देते हैं, मंदिर जाते हैं तो साइड हो जाता है ना? तो वही क्या हुआ, जातिगत भेदभाव हुआ। ओके, अब देखो सामाजिक न्याय क्या है। देखो इतना टफ है नहीं, इतना ज्ञान देने से ये नहीं है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब। ओके, ये सब आप लोगों को पता ही है, थोड़ा बहुत पता चल गया होगा अगर नहीं है तो। और ऐसे ही लिखना है और अपना मन का बात लिख के आ जाना है, कोई फेल नहीं कर पाएगा। ठीक है, 36 में देखो, गांधीवादी नैतिकता का मुख्य आधार क्या है, तो गांधीवादी का नैतिकता का मुख्य आधार यही था कि बच्चा सत्य बोलो, ठीक है, अहिंसा मत करो, इनका बस यही सब था, धर्म में रहो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो सत्याग्रह का मतलब क्या हो गया भाई, सत्य पर आग्रह या सत्य के प्रति दृढ़ता, हम हैं सही हैं तो हम दृढ़ निश्चयी से एकदम आगे बढ़ेंगे। अब देखो गांधी जी के अनुसार अहिंसा क्या है, तो बस वही कि हिंसा का भाव नहीं रखेंगे, दूसरों के प्रति प्रेम रखेंगे, चाहे वो मेरे साथ कुछ भी किया हो, इनका यही था। फिर हमारा कि शिक्षा में चरित्र का क्या महत्व है, शिक्षा में चरित्र का महत्व क्या है, आप पढ़ लिख लिए और कंप्यूटर साइंस, उसके बाद आप चले गए साइबर हैक के लिए, तो फिर ये क्या हुआ, ये आपका चरित्र एकदम बेचरित्र हो गया। तो इससे हमें क्या, हमारा ईमानदार रहना चाहिए, अनुशासन रहना चाहिए, जिम्मेदारी रहना चाहिए। ठीक है, जो बड़ा बड़ा बैंक वैंक में चोरी करता है वो लोग, अनपढ़ लोग थोड़ी जाके करता है, पढ़ा लिखा ही लोग करता है। लेकिन जब हमारे में नैतिकता नहीं रहेगी तो वो पढ़ाई भी कोई काम का नहीं रहेगा। अब हम बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गए, बॉम्ब बना के गिरा दिए दूसरे देश पे, तो फिर क्या फायदा। चलो 40 में देखो, आत्म अनुशासन क्या है। आत्म अनुशासन का मतलब क्या है, कि अपने आचार विचार क्या है, अपना व्यवहार क्या है, अपने ही को क्या करना, मूल्यांकन करना कि हम ये गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अपने को क्या करना, कंट्रोल रखना, नियंत्रित रखना, तो उसी को आत्म अनुशासन कहेंगे। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपको बेसिक समझ में आ गया होगा आई होप। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, नैतिकता का अर्थ क्या है, प्रकृति एवं क्षेत्र की भारतीय दृष्टिकोण से विस्तार पूर्ण पूर्वक व्याख्या कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हम पता नहीं बोले कि नहीं, ये बीए बीएससी बीकॉम ये तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये एमडीसी पेपर आपके चॉइस बेस्ड रहता है, तो तीनों का है। ठीक है,
तो सबसे पहले आपको क्या लिख देना है कि ये एक हमारा क्या मानव जीवन का एक क्या है महत्वपूर्ण आधार है, एकदम बेसिक है, फाउंडेशन है। इसके बिना हमारा ज़िंदगी क्या है, एकदम एमलेस हम लोग बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं रहेगा क्या काम सही है, क्या गलत है, तो हम क्या सीखेंगे और आगे क्या ट्रांसफ़र करेंगे, जिसको स्थानांतरण बोलते हैं, है ना? एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो नैतिकता का अर्थ क्या होता है कि हमें धर्म, अहिंसा, सेवा, करुणा, संयम ये सब क्या है, हमें ये सब नैतिक जीवन का क्या है, महत्वपूर्ण आधार माना गया है। बस सही गलत नहीं, आप संयम से रहिए, अपना कर्तव्य करें, संवेदनशील रहिए। संवेदनशील मतलब दूसरों के दुख में दुख होना और दूसरों के सुख में सुख होना, इसको बोला जाता है। अब इसकी प्रकृति क्या है, तो कर्तव्य आधार प्रकृति। ये हमारे क्या, हमें कर्तव्य, हमारे जिम्मेदारी के बारे में बताती है। चरित्र निर्माण पर जोर। चरित्र निर्माण मतलब हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। आप घर में कैसा व्यवहार करते हैं, बाहर कैसा व्यवहार करते हैं, आपका चरित्र कैसा है। आत्म संयम, आपको क्या होना चाहिए, अपने भावनाओं पर क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। कोई भी चीज़ हो सकता है वो क्या हो, प्रेम पे हो या कोई भी चीज़ पे हो, लेकिन हमें क्या कंट्रोल रखना चाहिए। सामाजिक कल्याण, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, आपको क्या परोपकारी बनना है, किसके प्रति, समाज के प्रति सहयोग करना है, सेवा करना है। तभी क्या होगा, समाज एक क्या हमारा सुदृढ़ समाज बनेगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, अब देखिए नैतिकता का क्षेत्र है तो क्या है, भारतीय दृष्टिकोण वही है, क्षेत्र में भी वही लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 47 से 50 तथा अध्याय 3 के 19 से 21 में दिए गए नैतिक संदेशों की व्याख्या कीजिए। वही आपको तो 47, 48, 49 आपको बताए हैं 3, और बाकी आप अध्याय 3 वाला आप खुद से यहाँ पे देख लीजिएगा, पीडीएफ में दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ओके, चलो अध्याय 3 वाला देख लीजिए। आसक्ति रहित कर्म, जनक का उदाहरण, श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण। इजी इजी है, हो जाएगा। चलो थर्ड में है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित नैतिक मूल्यों तथा सत्य, अहिंसा, धर्म और सेवा के महत्व की व्याख्या कीजिए। अब कोई बच्चा है इसको नहीं भी पढ़ के गया है तो आराम से लिख पाएगा कि नहीं, अगर थोड़ा सा देख लेगा तो कॉमन सेंस लगाएगा तो क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सब लिख के आना है, आए चाहे नहीं आए। और ऐसा नहीं कि जाते के साथ एकदम आपको शुरू हो जाना है, सबसे पहले मार्जिन खींचना है आपको, ब्लू पेन ब्लैक पेन आपको यूज़ करना है, तभी आपको नंबर मिलेगा बढ़िया। ऐसा नहीं कि आप लास्ट का 32 पेज तक लिख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा नंबर आएगा, एकदम कॉपी सुंदर से लिखना है, ठीक है। पहला क्या, न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुता है, ठीक है, सत्य है, अहिंसा है, धर्म, सबके बारे में आपको पता है, सब अपने से आपको लिख देना है। अब पीडीएफ को रीड कर लेना है, और अगर आपको मेजोरिटी में चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम लिंक पीडीएफ का दे देंगे, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग के लिए। 4 में देखो, भारत के नैतिक मूल्यों में सत्य, अहिंसा, धर्म और सेवा के महत्व की विस्तार से व्याख्या कीजिए। अगर आपने कोर्स बाय नहीं किया है इन केस, ठीक है, और आपका मान लीजिए आपका ये मेजर पेपर है वो कंप्लीट हो गया, एग्ज़ाम तो हो गया, अगर आपको कोर्स लेने का ये नहीं है तो कमेंट अगर मेजोरिटी में रहेगा तो हम आपको व्हाट्सएप में लिंक दे देंगे जो ज्ञान सागर का है। ओके, पाँच में है, बुद्ध की 4 आर्य सत्यों की व्याख्या कीजिए तथा उनके नैतिक महत्व का स्पष्ट कीजिए। क्या क्या, पहला क्या था, दुख था, फिर दुख का कारण था, दुख का निरोध था, दुख का उसका फिर समाधान करके कुछ था, तो ये सब आपका लिए कर लेना है, ठीक है। 6 में देखो कि भारतीय नैतिक चिंतन के प्रमुख स्रोतों के रूप में भगवद गीता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना और बौद्ध शिक्षाओं की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये जो हमारा बैकग्राउंड, जो इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, इसके बारे में आपको लिखना है कि भगवद गीता का क्या योगदान रहा है, वो क्या हमें सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा गौतम बुद्ध का क्या रहा है, वो क्या हमारे सिखाने का प्रयास कर रहा है, हमारा जो अभी संविधान है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है, ये सब कहाँ से आया, तो ये सब आपको इसमें लिखना है, ठीक है। चलो
अब देखो, रित की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा भारतीय नैतिक चिंतन में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। रित का अवधारणा लिखना है कि अपना जो ये हमारा जो ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड की व्यवस्था है कैसे चल रही है, इसमें नैतिकता का क्या रोल है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। दो में है पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की व्याख्या कीजिए तथा आधुनिक जीवन में उनकी प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप वो अध्याय वाला छोड़ते हैं लेकिन पुरुषार्थ वाला और जो अभी रित का अवधारणा ये और क्या था पहला क्वेश्चन, नैतिकता क्या, ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको कर लेना। और इजी भी है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तीनों आपको पता है। धर्म मतलब हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अर्थ मतलब आपको क्या चाहिए, पैसा कौड़ी चाहिए, धन चाहिए, आजीविका चलाने के लिए चाहिए। काम का मतलब क्या हो गया आपका, इमोशंस रिलेटेड हो गया। और ये सब करने के बाद क्या आपको मोक्ष की प्राप्ति, मतलब ये सब चीज़ से क्या हो जाना, दुख सुख से परे हो जाना, आगे बढ़ जाना। ये जो पुनर्जन्म होता है, जन्मों की ये से मुक्त हो जाना, ठीक है। तो यही है, तो चारों इजी है, चारों कर लीजिएगा। फिर है परिवार और समुदाय की नैतिकता में बुजुर्गों, सम्मान और पारस्परिक संबंधों की क्या भूमिका है। ऐसा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका आएगा ही, तो इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है समकालीन भारतीय समाज में लैंगिक न्याय की समस्या की व्याख्या कीजिए तथा इससे बढ़ावा देने के उपाय बताइए। तो जो हमारा समकालीन जो अभी कंटेम्प्रेरी इंडिया है, तो इसमें आपको तो पहले बताना है कि लैंगिक न्याय क्या है, ये बता देना है, ठीक है। सारा चीज़ का क्या होता है, लिखने का तरीका होता है। सबसे पहले आप बताइए कि लैंगिक न्याय क्या है, ठीक है। जेंडर जस्टिस क्या है, ये बताना है आपको। उसके बाद इसकी क्या क्या समस्या है, कहाँ कहाँ दिक्कत है, शिक्षा में है कि स्वास्थ्य में है, आर्थिक में है, पॉलिटिकल में है, कल्चरल में, कहाँ कहाँ समस्या है वो बताना है। फिर इसको हम लोग कैसे बढ़ावा दे सकते हैं लैंगिक न्याय को, ठीक है। कैसे इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी दे के, अवसर दे के, रिजर्वेशन दे के, यही सब होगा। शिक्षा का है, आर्थिक है, सामाजिक है, कानूनी है, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा भारतीय समाज में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है जातिगत भेदभाव की समस्या की व्याख्या कीजिए तथा भारतीय समाज में इसे कम करने के नैतिक और सामाजिक उपाय बताइए। जातिगत भेदभाव भी है, इसके लिए हमें कुछ भी कम करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, शिक्षा का सहारा लेना पड़ता है ना। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमें उन्हें भी समाज में आगे बढ़ने का क्या देना होगा, मौका देना होगा। हमें खुद आगे चल के हाथ मिलाना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गांधीवादी नैतिकता में सत्याग्रह की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा इसके प्रमुख सिद्धांतों के महत्व की व्याख्या कीजिए। हमको सत्याग्रह का मतलब पता चल गया कि सत्य के लिए आग्रह और दृढ़ होना, ठीक है। अब इसके बारे में हमको पूरा आता है, अहिंसा नहीं करेंगे, किसी को मन तन वचन से भी ठेस नहीं पहुंचाएंगे, तो यही सब बस सत्य का सहारा लेंगे, यही सब आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा और कार्य क्षेत्र में चरित्र, आत्म अनुशासन और सत्यनिष्ठा की भूमिका का विस्तार कीजिए। ओके, जो ये लिए होंगे, मतलब आपसे ये हम क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि आप में भी मोरल वैल्यूज और वगैरह सब बहुत अच्छा होगा, है कि नहीं। 4 में देखो नैतिक नागरिकता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा एक आदर्श नागरिक के प्रमुख नैतिक गुणों की व्याख्या कीजिए। एक आदर्श नागरिक, एक आइडियल सिटीजन कैसा होना चाहिए, ठीक है। जो क्या करे, संविधान को फॉलो करे, यही सब होगा। और क्या होगा, ऑनेस्टी के साथ रहे, कानून का सम्मान करे, कर्तव्य करे, ठीक है। उसके समाज के लिए, अपने पर्यावरण के लिए, सबके लिए क्या हो, जिम्मेदारी महसूस करे। लास्ट में हमारा कि राष्ट्रीय एकीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा इसके महत्व और इसके मजबूत करने के उपायों की व्याख्या कीजिए। तो इसे हम कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं अपने, हम जो हमारा नेशनल इंटीग्रेशन है इसको कैसे महत्व, क्या बोले इसको, मजबूत बोले ना। हाँ, तो क्या करेंगे, भाषा
का एक दूसरे का साथ दे के, सहयोग दे के कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैतिक नागरिकता और राष्ट्रीय एकीकरण के बीच संबंध का विस्तार कीजिए। ये सब क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, ये सब नहीं आने वाला है। आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जिसको दिक्कत हो रहा है, जो जो बोले हैं पुरुषार्थ वाला क्वेश्चन, नैतिकता वाला क्वेश्चन, ये सब कर लेना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। ज़्यादा कुछ तो नहीं शायद बताएं, बट इट्स ओके, इतना में आपका काम चल जाएगा। बाय।